हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। इसमें हम टॉप 10 एमसीक्यूज को कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। हु हैज़ रिटन द नॉवल आनंदमठ? आनंदमठ नॉवल को किसने लिखा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड, जो आनंदमठ नॉवल है इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस नॉवल को लिखा है आनंदमठ, और उनको बोला जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट वर्क है, जैसे दुर्गेश नंदिनी, वंदे मातरम, विश्व कृष्णा, देवी चौधरानी, कपल कुंडला एंड सीताराम। ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं परिणीता, दत्ता एंड श्रीकांता। दीनबंधु मित्रा का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है नील दर्पण, इंडिगो मिरर। फ्रेंड, जो एक नील जो है इंडिगो की खेती है, इंडिगो की प्लांटेशन को लेकर एक रिवॉल्ट हुआ था बंगाल में, ये उससे रिलेटेड है। उस पूरे रिवॉल्ट के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। जब हम इंडिगो रिवॉल्ट को कवर करेंगे तब मैं आपको वहां पर इस रिवॉल्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। रविंद्रनाथ टैगोर के इम्पॉर्टेंट वर्क है काबुलीवाला, गोरा, गीतांजलि, द पोस्ट ऑफिस, जन गण मन एंड अमार सुनार बंगला। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जितनी भी फेमस पर्सनालिटी थी उनके निक नेम्स को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वहाँ चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हो। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग मॉडरेट पॉलिटिक्स वाज ऑथर्ड बाय। फ्रेंड, जो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है, इसमें क्या था कि बहुत से आर्टिकल्स थे। अप्रॉक्स इसमें 9 आर्टिकल लिखे गए थे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के अंडर। ठीक है, इस आर्टिकल्स को लिखा गया था सो दैट जो मॉडरेट थे, जो नरम दल वाले थे, उनकी पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया था। लेकिन किस पर्सनैलिटी ने इसको लिखा था? फ्रेंड्स, वो लिखा था औरोबिंदो घोष ने। औरोबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया था न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड। इसके अलावा इन्होंने पब्लिश किया था वंदे मातरम, जो कि एक इंग्लिश वीकली था। इन्होंने CR दास, चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर ये इंग्लिश वीकली स्टार्ट किया था। इसके अलावा ये आज़ादी के संघर्ष में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे, 1902 से लेकर 1910 तक। और इनको इनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए 1908 में फ्रेंड जेल भी हो गई थी, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और जो बिपिन चंद्र पाल है, इनका फेमस वर्क क्या है? न्यू इंडिया। फ्रेंड, ये न्यू इंडिया क्या है? एक जर्नल था, एक न्यूज़पेपर था। बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं, और इन्होंने जो होम रूल लीग स्टार्ट की थी पूना में अप्रैल 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट की थी पूना में। लेकिन अगर मद्रास की बात करें, मद्रास में की थी एनी बेसंट ने, और उन्होंने की थी सितंबर के अंदर। इन्होंने लखनऊ पैक्ट भी साइन किया था मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। इससे क्या था कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हो गई थी नेशनल स्ट्रगल में। और इनके फेमस वर्क है मेहरट्टा और केसरी। CR दास, फ्रेंड्स, इन CR दास का पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास। इनको देश बंधु बोला जाता है। देश बंधु का क्या मतलब होता है? फ्रेंड ऑफ नेशन, कि देश का फ्रेंड, देश का बंधु। इन्होंने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका नाम था फॉरवर्ड, और इस न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इनको अपना मेंटर मानते थे, और इस न्यूज़पेपर का नेम बाद में चेंज किया गया था। क्या नाम रखा गया था चेंज करके? लिबर्टी टू फाइट द ब्रिटिश राज। लिबर्टी टू फाइट द ब्रिटिश राज।
हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फ्रेंड, इस बुक के ऑथर कौन है? दादाबाई नौरोजी। देखो, इस बुक के ऑथर कौन है? दादाबाई नौरोजी। इन्होंने और कौन सी बुक लिखी? एक तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके अलावा एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था रश्त गुफ्तार। कौन सा न्यूज़पेपर? रश्त गुफ्तार। और ये फर्स्ट गुजराती न्यूज़पेपर था, ये भी आपने याद रखनी है। अगर हम बाकी के ऑप्शन की बात करें, आरसी दत्त का पूरा नाम था रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने बुक लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो हमारी एपिक्स है रामायण एंड महाभारत, इनको भी ट्रांसलेट किया था। और जो रामायण एंड महाभारत है ओरिजिनली किसने कंपोज की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया महाभारत को, और महाभारत एंड एपिक ऑफ, यहाँ पर वी नहीं आएगा, महाभारत एंड एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये किन्होंने लिखी थी? आरसी दत्त ने। इसके अलावा इन्होंने 2 सोशल नॉवेल्स लिखी थी। कौन कौन सी? समाज एंड संसार। हु स्टार्टेड दी होम रूल लीग? इनमें से जो होम रूल लीग है किसने स्टार्ट की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो होम रूल लीग है ये स्टार्ट तो हुई थी 1916 में इस लीग को स्टार्ट किया गया था। लेकिन क्या रीज़न था इस लीग को स्टार्ट करने के पीछे? ये किस चीज़ के रिस्पॉन्स में स्टार्ट हुई थी? अगर आपको क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई थी, उसके बाद में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई थी, इंडियंस को फेस करनी पड़ी थी, उसके रिस्पॉन्स में इसको स्टार्ट किया गया था। फ्रेंड्स, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी, आपने ईयर बताना है उसका। ये 2 जनों ने लॉन्च की थी। इसका मेन एम क्या था, क्या कन्वे करना था? कॉमन मैन के पास एक मैसेज कन्वे करना था कि हमको क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमको खुद की सरकार चाहिए। और इसको तिलक ने स्टार्ट किया और एनी बेसेंट ने। सबसे पहले जब एनी बेसेंट ने एक कैंपेन लॉन्च की थी 1915 में एनी बेसेंट ने कैंपेन लॉन्च की जिसमें उसने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी इंडिया के लिए, जब वॉर हो गई थी उसके बाद। इसमें उन्होंने जो है इस सेल्फ गवर्नमेंट को, अपनी होम रूल लीग को स्प्रेड करना चाहा। किसके ज़रिए इस कैंपेन को स्प्रेड किया? उसने न्यूज़पेपर के ज़रिए। कौन कौन से न्यूज़पेपर थे उसके? न्यू इंडिया एंड एक न्यू इंडिया था और एक क्या था? कॉमनवेल्थ। कौन कौन से? न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। इन न्यूज़पेपर के ज़रिए उसने अपनी कैंपेन को स्प्रेड किया और पब्लिक के साथ मीटिंग्स की, कॉन्फ्रेंस की। तिलक ने इस लीग को सेटअप किया पूना में अप्रैल 1916 में। और उसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी बेलगांव में हुई थी। बेलगांव फ्रेंड्स एक ऐसा इकलौता सेशन था जिसमें महात्मा गांधी जो थे प्रेसिडेंट बने थे। आपने बताना है कि ये बेलगांव का सेशन कौन से ईयर में हुआ था। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। और ये पूना में हुई थी लीग। इसमें टोटल 6 ब्रांचेस थी, जबकि जो एनी बेसेंट की वाली लीग है ये सितंबर 1916 में स्टार्ट हुई थी। उसमें टोटल कितनी ब्रांचेस थी? उसमें टोटल 200 ब्रांचेस थी। इसमें एनी बेसेंट की लीग में ऑलमोस्ट ऑल इंडिया को ही कवर किया था। इसमें जो बॉम्बे वाला पार्ट था उसको भी कवर किया गया था, लेकिन जो बॉम्बे वाला पार्ट है, बॉम्बे की सिटी है, वो तिलक वाली लीग में जो है इंक्लूड नहीं थी। इसमें सिर्फ 6 ब्रांचेस थी और ये लिमिटेड थी। तिलक वाली जो लीग थी वो लिमिटेड थी कर्नाटका तक, ये लिमिटेड थी कर्नाटका तक, महाराष्ट्र तक, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड सेंट्रल प्रोविंसेस और विराट। लेकिन जो एनी बेसेंट की लीग है इसमें 200 ब्रांचेस थी। इसमें बॉम्बे सिटी भी कवर की गई थी और ऑलमोस्ट ऑल इंडिया ही इसमें कवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट वॉज। जो एनी बेसेंट है उनके बारे में इन स्टेटमेंट से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें जो है करेक्ट है, बिल्कुल सही है।
क्या जो एनी बेसेंट थी वो रिस्पॉन्सिबल थी स्टार्टिंग दी होम रूल मूवमेंट? क्या इन्होंने जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी? बिल्कुल, अभी अभी हमने देखा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या जो एनी बेसेंट थी इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया था? ये स्टेटमेंट फ्रेंड हो जाएगी रॉन्ग, बिकॉज जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसको फाउंड एनी बेसेंट ने नहीं किया था, बल्कि जब इनका जो फाउंडर था ओलकट, उनकी डेथ के बाद ये सेकंड प्रेसिडेंट बनी थी इस सोसाइटी की। इसको फाउंड किसने किया था वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कवर करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। वैसे बता देती हूँ कि इसके फाउंडर कौन थे, HP ब्लावटस्काई एंड HP ब्लावटस्काई एंड ऑलकट, ये इनके फाउंडर थे। और ऑलकट की डेथ के बाद ये सेकंड प्रेसिडेंट बनती है एनी बेसेंट। ये फ्रेंड्स आयरलैंड से बिलोंग करती थी, और जब कैलकाटा में 1917 वाला जो सेशन होता है उसमें जो एनी बेसेंट है फर्स्ट वीमेन बनती है, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी कांग्रेस के सेशन में, तो वो बनी थी एनी बेसेंट। कौन सा सेशन था? कैलकाटा वाला। कब हुआ था? 1917 में। अगर ये क्वेश्चन आए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो कि कांग्रेस के सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी सरोजिनी नायडू। अगर वैसे फर्स्ट वीमेन पूछा जाए, इंडियन की बात ना हो, तो वो आएगा एनी बेसेंट। ये कहाँ से बिलोंग करती थी? आयरलैंड से बिलोंग करती थी। फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी, सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। एंड वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही थी? बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर फ्रेंड्स आएगा सेकंड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Who amongst the following founded the Theosophical Society in USA? फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावटस्काई एंड कॉलोनल ऑलकट। अगर हम थियोसॉफी की बात करें, थियोसॉफी का मतलब होता है डिवाइन पावर। क्या होता है? डिवाइन पावर। इसको फाउंड किया गया था फ्रेंड न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में 1875 में। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखना है। जो ऑलकट थे फ्रेंड ये थे अमेरिका से, ये अमेरिकन थे। और जो ब्लावटस्काई थी ये कहाँ से थी? रशिया से। ये रशियन थे और ये अमेरिकन थे। ये इंस्पायर्ड हुए थे इंडिया के कल्चर से, इंडिया के थॉट से। इन्होंने न्यूयॉर्क में 1875 में सोसाइटी को फाउंड किया था, और पहले इसका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क के अंदर। बाद में इसके हेडक्वार्टर को चेंज किया गया था, पहले मुंबई में, न्यूयॉर्क के बाद मुंबई में आया 1897 में, और उसके बाद 1882 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ पर कर दिया गया? अडियार में, जो कि तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का एम क्या था? एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बनाकर रखना ह्यूमैनिटी में, और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करना, चाहे वो कलर के आधार पर हो, किसी की कास्ट के आधार पर हो, चाहे वो किसी की रेस के आधार पर हो। और वो इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज है इसको भी अपोज किया, और कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी इसको भी इन्होंने क्या किया? ख़त्म किया, अबॉलिश किया। और इन्होंने, जबकि जो एनी बेसेंट की हम बात करें, हमने बोला कि ये सेकंड प्रेसिडेंट थी इस सोसाइटी की। फाउंडर कौन थे? ऑलकट। ऑलकट की डेथ हो जाती है 1907 में। उसके बाद जो है एनी बेसेंट है इसकी प्रेसिडेंट बन जाती है। एनी बेसेंट आए कब थे इंडिया में? 1893 में ये आते हैं। कहाँ पर? इंडिया में आते हैं। और उसके बाद 1898 के अंदर इन्होंने एक कॉलेज को फाउंड किया। कौन सा कॉलेज था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। कहाँ पर था? बनारस। और ये कॉलेज बाद में न्यूक्लियस बन गया था किस चीज़ का? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 1916 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ब्राउट सिविल सर्विसेज इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। इनमें से कौन से गवर्नर जनरल ने जो है सिविल सर्विसेज को लाया इंडिया के अंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनके टाइम पर ही जो सिविल सर्विसेज है इसकी एग्जिस्टेंस होती है इंडिया के अंदर। और अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें 1786 से लेकर 93 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ये गवर्नर जनरल रहते हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसे बोला जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें, इनके टाइम पर जो थर्ड मैसूर वार होती है, क्या होती है? थर्ड मैसूर वार होती है। कब होती है? 1790 से 92, 1790 से 92 तक जो थर्ड मैसूर वार होती है। उसके बाद ट्रीटी होती है श्रीरंगपट्टनम की, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इसके अलावा इन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट थी बंगाल में उसको इंट्रोड्यूस किया 1793 में। ये भी बात आपने इनके बारे में याद रखनी है। अगर हम बाकी के ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, को हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर पूरा कवर किया था, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हो। अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, ये कौन थे? ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, सॉरी इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका टाइम पीरियड था, विलियम बेंटिक का टाइम था 1828 से 35 तक। और जो कॉर्नवालिस है, इनका टाइम था 1786 से लेकर 93 तक। और लॉर्ड वेल्जली का टाइम पीरियड था 1798 से लेकर 1805। और अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें, इनका टाइम पीरियड था 1899 से लेकर 1905। ये भी बात आपने याद रखनी है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। इसको हमने डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हो। द मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू। जो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड प्रपोजल था, ये किस चीज से रिलेटेड था? ये रिलेटेड था फ्रेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिफॉर्म लाने थे उस चीज से रिलेटेड था ये प्रपोजल। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। और जो मोंटेग्यू था, इसका पूरा नाम क्या था? एडविन मोंटेग्यू। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया के लिए। और चैम्सफोर्ड कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो वाइसराय था उस टाइम का इंडिया का। इसने जो है इस प्रपोजल में क्या था, अनाउंस किया गया था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे इंडिया के अंदर। और जो डायरकी थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट थे उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती थी? ट्रांसफर सब्जेक्ट में। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता था? गवर्नर प्लस मिनिस्टर। और ये दोनों जो थे लेजिस्लेचर को क्या थे? रिस्पॉन्सिबल थे। इसके अगर गवर्नर और मिनिस्टर इस टॉपिक्स पर कोई भी डिसीजन मेक करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गए लेजिस्लेचर को, और उन पर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इशू किया जा सकता है। लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। इसको एग्जीक्यूट कौन करता था? गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए थे? इरिगेशन, पुलिस, लैंड रेवेन्यू और फॉरेस्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो किसमें रखे गए थे? रिजर्व सब्जेक्ट में। और इसमें जो था कि इन पर जो लॉ वगैरह मेक कानून बनाया जाता था वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर बनाती थी। लेकिन उस टाइम पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे लेजिस्लेचर को। फ्रेंड, जितने भी ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं, जितने भी ये एक्ट हैं, सभी के सभी मैंने अपने चैनल पर कवर करवाए हुए हैं प्रॉपर डिटेल के अंदर। पॉलिटी की प्लेलिस्ट में चेक करना, आपको इनकी सारे एक्ट की वीडियोस वहां पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसे रीड कर सकते हो। इसमें और क्या हुआ था? जो बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर आ गई थी सेंटर में, इसके दो चैम्बर बन गए थे, एक काउंसिल्स ऑफ स्टेट बन गई थी और एक लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई थी।
एक अपर हाउस बन गया था और एक लोअर हाउस बन गया था। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 60% की, उसमें से 34 जो थे उसको इलेक्ट किया जाएगा और बाकी के जो पर्सन होंगे उसको नॉमिनेट किया जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 145 मेंबर की स्ट्रेंथ थी मैक्सिमम, उसमें से 104 जो थे वो इलेक्ट होकर आएंगे और 41 जो रहेंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे। इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन को फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि यूपीएससी होता है, पीपीएससी होता है, ये सारे कमीशन जब फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किए गए थे, कब किए गए थे? जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस की बात भी आई थी इसमें, और इसमें जो है फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, यूनियन का और प्रोविंसेस का जो बजट है वो अब सेपरेट हो गया था। पहले एक बजट होता था, अब जो प्रोविंसेस थी उसका अपना खुद का बजट हो गया था। इसमें जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की पहले क्या था कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, उसमें जो है मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी मॉर्लेमेंटो के द्वारा। अब उस जो है रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया, अब सिखों को, एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को मुस्लिम के साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही गई मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। When Congress leader condemned the Montagu-Chelmsford report, many moderates left the party to form the। क्या हुआ कि जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आई, कब आई थी? 1918 में जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है तो बहुत से कांग्रेस के लीडर ने इसकी निंदा की, इसका विरोध किया। तो इसकी वजह से बहुत से जो मॉडरेट है, जो नरम दल वाले थे कांग्रेस पार्टी में, तो उन्होंने इस कांग्रेस को लेफ्ट करके एक नई पार्टी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। इनमें से वो कौन सी है ये आपने बताना। फ्रेंड्स, वो थी इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसको बनाया था मॉडरेट जो नरम दल वाले थे उन्होंने। इसके बारे में हम देख लेते हैं। फ्रेंड, जो कांग्रेस की हम स्प्लिट की बात करें तो पहले ही जो सूरत सेशन हुआ था 1905 में, उसमें पहले से ही जो दो पार्ट में कांग्रेस बट की थी, एक एक्सट्रीमिस्ट में और एक मॉडरेट में। जो मॉडरेट थी ये नरम दल वाले थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये गरम दल वाले थे। मॉडरेट कौन सी थी? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहते रहते ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिफॉर्म लाना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में एक रिफॉर्म लाना चाहते थे एक पीसफुल तरीके से। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये क्या चाहते थे? सिर्फ और सिर्फ अपना स्वराज चाहते थे, सेल्फ खुद पर ही भरोसा करते थे और ब्रिटिश रूल को जो है एलिमिनेट करना चाहते थे, उसको एंड करना चाहते थे। अगर हम इनके फेमस लीडर की बात करें तो जो एक्सट्रीमिस्ट, जो मॉडरेट थे, अगर हम मॉडरेट की बात करें, एक थे मॉडरेट और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट थे इसमें कौन कौन से लीडर थे? जैसे A.O. ह्यूम जिसने नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया, और बंकिम चंद्र चटर्जी, ये कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादाभाई नारोजी, फिरोज शाह, जो G.K. गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, इसके अलावा बदरुद्दीन त्याबजी, ये सारे जो मॉडरेट थे। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक जिसको बाल गंगाधर तिलक बोला जाता है, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा औरोबिंदो घोष, इसके अलावा राजनारायण एंड अश्विनी कुमार दत्त, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट थे। अब बात आती है कि ये जो मॉडरेट थे इन्होंने, क्योंकि ये चाहते थे कि पीसफुल तरीके से ही ब्रिटिश राज में रहते रहते कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म लाना, लेकिन जब जो ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया तो एक्सट्रीमिस्ट वालों को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने इसका विरोध किया। तो जो नरम दल वाले थे ये वायलेंस नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो कांग्रेस को लेफ्ट कर कर अपनी सेपरेट पार्टी बना ली थी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। कब बनाई थी? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टी कब बनाई थी? 1918 में। और इसमें जो कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, बहुत से, सारे नहीं, बहुत से कुछ मैनी मॉडरेट लीडर जो थे उन्होंने कांग्रेस को
छोड़ दिया और उन्होंने नेशनलिज्म के लिए एक नई पार्टी बनाई, इंडियन, INF स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। बिकॉज इन्होंने तो इस रिफॉर्म को ग्रीट किया था, मीन्स की एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इसको अपोज किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो इसको फाउंड किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, और उनके साथ कुछ अदर प्रोमिनेंट जो लीडर थे, कौन कौन से थे? तेज बहादुर सप्रू, MR जैकर एंड VS श्रीनिवास शास्त्री। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑप्शन देकर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से लीडर जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन का पार्ट नहीं थे या पार्ट थे। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है। मॉडरेट लीडर जो थे वो मैंने अभी बताया है, यहाँ से आप रीड कर सकते हो। द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय द इंडियन बिकॉज इट, जो साइमन कमीशन था फ्रेंड्स, इसको बाइकाट किया गया था इंडियंस की तरफ से। क्यों? ऐसा क्यों हुआ था? इसका विरोध हुआ था साइमन कमीशन का, क्यों हुआ था? बिकॉज फ्रेंड्स इसमें क्या था, जो सारे के सारे जो थे ब्रिटिशर थे, सारे के सारे वाइट पीपल थे, कोई भी इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। टोटल इसमें 7 मेंबर थे और एक था इसका चेयरमैन जॉन साइमन। उसकी चेयरमैनशिप में ये कमीशन को, इस स्टैचुटरी कमीशन को बनाया गया था। 7 वाइट मेंबर थे, कोई भी इंडियन नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था कि इस वैसे ये लाया क्यों गया था? कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिफॉर्म करनी है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आया 1919 में, इसमें ये बात की गई कि इसको देखने के लिए इसमें जो डायरकी स्टैब्लिश हुई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आया था, प्रोविंसेस के अंदर डायरकी बनाई गई थी। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि इसको देखने के लिए, इसके काम को देखने के लिए 10 साल के बाद, 10 साल यानी कि 1929 में एक स्टैचुटरी कमीशन आएगा जो इस एक्ट की वर्किंग को देखेगा कि ये डायरकी में जो वर्क है क्या प्रॉपर तरीके से हो रहा है, क्या किसी रिफॉर्म की ज़रूरत है। इसको देखने के लिए कमीशन आएगा जिसको बोला जाएगा साइमन कमीशन। लेकिन ये पहले ही आ गया था। ये बना कब था? 1927 में बना था, लेकिन इंडिया में 1928 में आया था। इंडियंस को ये रोज था कि ये हमारे इंडिया की जो है रिफॉर्म को देखने के लिए अगर आप बना रहे हो तो हमारे इंडियंस को तो इंक्लूड नहीं किया, तो आप क्या हमारे भलाई के लिए इसमें कुछ करोगे। साइमन कमीशन के बारे में अगर हम देखें, इसको इंडियन स्टैचुटरी कमीशन भी बोला जाता है। इसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था 1927 में। इसमें 7 मेंबर थे, सारे के सारे वाइट पीपल थे, कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं था। इसके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन। इसको बनाया गया था, इसको अपॉइंट किया गया था सो दैट रिव्यू किया जाए डायरकी सिस्टम की वर्किंग को जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के टाइम पर बनाई गई थी। कांग्रेस ने इसको बाइकआउट किया था और मद्रास सेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया, जब मद्रास सेशन हुआ 1927 में, कि हम इसको बाइकआउट करेंगे। और इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर अंसारी। जो मुस्लिम लीग थे उसने भी इसका विरोध किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, जैसे मोहम्मद शफी। अगर हम बात करें मोहम्मद शफी, इसने गवर्नमेंट की सपोर्ट की थी। और इसके अलावा जो जस्टिस पार्टी वाले थे उन्होंने भी इसकी सपोर्ट की थी साइमन कमीशन की। लेकिन जो मुस्लिम लीग है उसमें जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस ने, इस दोनों ने इसको बाइकाट किया था। और चारों तरफ जब फ्रेंड्स ये बात आप याद रखोगे कि अगर ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन अपॉइंट कब किया गया था, तो 1927 में। अगर बात की जाए इंडिया में कब आया, तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को। ये बात आपने याद रखनी है। जब इंडिया में आया तो इसका वेलकम कैसे हुआ? मास प्रोटेस्ट किया गया, लोगों की तरफ से हड़ताल की गई, काले झंडे फहराए गए पूरी कंट्री में। तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने गुस्से में आकर भीड़ पर क्या कर दिया? लाठी चार्ज कर दिया। लोग चारों तरफ क्या गा रहे थे? एक स्लोगन बोल रहे थे, साइमन गो बैक, कि साइमन वापस जाओ। इसमें इंजरी हो गई थी लाला लाजपत को जब लाठी चार्ज किया गया था इतने बुरे तरीके से। तो लाला लाजपत राय जो थे
काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए थे और उसके बाद 1929 में उनकी डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि जब 1929 में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है भगत सिंह ने इस चीज़ का बदला लिया था, इसका वेंज लिया था सरदार भगत सिंह ने। तो उन्होंने किसको मारा था, लेकिन और उनका टारगेट कौन था, मारना किसको था और उसको मार किसको दिया, उन्होंने किल किसको किया, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इस कमीशन की रिपोर्ट को कब सबमिट किया गया था, 1930 में। कब सबमिट किया गया था, 1930 में। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दीप स्टडी कॉर्नर लिखकर आप सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डेली क्विजेस करवाए जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।